जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शाइन वाईटी क्लासेस में। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो ग्रुप सी और डी के लिए प्रैक्टिस सेट 2 में हिंदी और जीएस के 25-25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट आपके सामने खुला हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर दे सकते हैं और एक जगह लिखकर फिर बाद में अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्धविवरित स्वर है। अर्धविवरित स्वर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है बड़ा ऊ, ऐ, आ, बड़ा आ और ए। अर्धविवरित स्वर इसमें कौन सा है? बड़ा ऊ, ऐ, आ और ए। जल्दी से बताइए, अपना उत्तर लिख लीजिए। हम आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराते हुए चलते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि विवरित अर्धविवरित स्वर होते कौन से हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है विवरित, दूसरा है अर्धविवरित, तीसरा है अर्धसमृत, चौथा है समृत। या तो इसको इस तरह भी लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, विवरित, अर्धविवरित, समृत, अर्धसमृत। ठीक है, तो विवरित स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अर्धविवरित। ठीक है, तो विवरित विवरित स्वर जिनके जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। तो पूरा खुलता है किसमें? बड़ा आ में। तो यहाँ पे बड़ा आ ऑप्शन सी है, ये एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा। अर्धविवरित कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। ठीक है, मुख द्वार आधा खुलता है, कौन कौन से होते हैं? तो छोटा आ, ऐ, औ और औ। इसमें कौन कौन से ऑप्शन में है? तो इसमें ऐ है। ठीक है, ऐ ये हमारा क्या हो जाएगा? ऐ ये हमारा अर्धविवरित स्वर हो जाएगा। फिर से देखिए, अर्धविवरित स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, तो वो अर्धविवरित स्वर होते हैं। होते कौन कौन से हैं? जैसे कि आ, ऐ, औ और औ। तो यहाँ पर हमारे पास ऐ है। अच्छा, अभी बड़ा ऊ और ऐ बच रहा है। तो जो ऐ होगा अर्धसमृत होगा, क्योंकि इसमें मुख द्वार आधा बंद रहता है। अर्धसमृत कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। तो वो कौन से होते हैं? एग्जाम्पल में ए और ओ। तो ए और ओ, यहाँ पर ए है तो ए हमारा क्या हो जाएगा? अर्धसमृत। बड़ा आ क्या हो जाएगा? विवरित। और अब बचा कौन सा? बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ हमारा समृत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। मुख द्वार बंद रहता है, वो कौन कौन से होंगे? ये बहुत ही आसान होते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये हमारे समृद्ध स्वर होते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। तो पहला प्रश्न था, अर्धविवरित स्वर कौन से हैं? अर्धविवरित स्वर हमारे पास कौन कौन से हैं? ए, ए नहीं, छोटा आ, ऐ, औ और औ। और यहाँ पर आई हमारे ऑप्शन में है बी, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार जल्दी से बता देते हैं कौन कौन से होते हैं। विवरित बड़ा आ, अर्धविवरित आ, ऐ, ओ और औ और औ। अर्धसमृत ए और ओ। समृत छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? यहाँ पे पूछ रहा है वर्तनी कौन सी सही है। इनमें से वर्तनी कौन सी सही है? ऑप्शन ए कौतूहल, बी कौतूहल, सी कौतूहल और डी कुतूहल। तो जो कौतूहल होता है, प्रश्न नंबर बी है कौतूहल, इसमें बड़ा ऊ होता है, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सी। का में ओ की मात्रा और ता में बड़े ऊ की मात्रा और हल, कौतूहल। प्रश्न नंबर 3, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी लिखी हुई है? प्रश्न नंबर 3, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दे दीप्यमान। दे दीप्यमान, डी ऑप्शन आपका सही होगा, दे दीप्यमान। इसका मतलब होता है चमकता हुआ। ठीक है, दे दीप्यमान। प्रश्न नंबर 4, संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म, पहला है बंदर, जातिवाचक। दूसरा है मोटाई, भाववाचक।
तीसरा है नेपाल व्यक्तिवाचक, चौथा है घृणा जातिवाचक। घृणा जातिवाचक संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन होगा डी। डी आपका घृणा जो है यह जातिवाचक संज्ञा की दृष्टि से असंगत है, क्योंकि घृणा जो है भाववाचक होगा। ठीक है, शेष विकल्पों में दृष्टि से सभी शुद्ध हैं, बाकी सारे शेष शुद्ध हैं। घृणा जो है वो भाववाचक है। प्रश्न नंबर 5, इनमें से क्रिया के रूप में प्रश्न नंबर 5, इनमें से क्रिया के रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। किस रूप में? क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, भूतकालिक रूप में। ठीक है, भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि कर्म के अनुसार होता है। ठीक है, इसमें जैसे कि कर्म के अनुसार होगा। प्रश्न नंबर 6, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करना है, काल बताना है। गाय घास चरकर चली गई। गाय घास चरकर चली गई। ऑप्शन है वर्तमान, बी भविष्य, सी भूतकाल, डी प्राचीन काल। गाय घास खाकर चली गई मतलब भूतकाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7, बा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बा तजुर्बा शब्द में उपसर्ग बताना है, कौन सा होगा? डी, बा। ठीक है, बा तजुर्बा। उपसर्ग जो पहले लगते हैं, प्रत्यय जो बाद में लगते हैं। अनिवार्य का विलोम क्या होगा? प्रश्न नंबर 8, अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का विलोम कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 का प्रभावी का विलोम नहीं है, सी अप्रयुक्त। ठीक है, प्रभावी का विलोम नहीं होगा तो कौन सा है? सी अप्रयुक्त। बाकी अप्रभावी, प्रभाव शून्य और निष्प्रभावी तीनों प्रयुक्त विलोम है। प्रश्न नंबर 10, द्रवहूं सो दशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? अजिर का इसमें क्या अर्थ है? अजिर का अर्थ है आंगन। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 का सी ऑप्शन सही होगा, आंगन। अजिर का मतलब आंगन। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? कौमुदी का ऑप्शन है टीका, व्याख्या, दिवाली या फिर सभी। कौमुदी का समानार्थी प्रश्न नंबर 11, इसमें कौमुदी के सभी समानार्थी होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी, ये सभी समानार्थी हैं कौमुदी के। टीका, व्याख्या, दिवाली। प्रश्न नंबर 12, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मत्स्य, मीन, शफरी या जलोदरी। प्रश्न नंबर 12, जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, इति और ईति, इति और ईति का सही अर्थ क्या होगा? प्रश्न नंबर 13, इति और ईति, इति का मतलब समाप्ति और ईति का मतलब विघ्न। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 14, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? अंक गोद में खेलने वाला बच्चा, अंकों की गणना करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला या फिर आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। तो यही सही होगा, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, ऑप्शन डी। अंकेक्षक का सही अर्थ है, वाक्यांश का सही वाक्यांश है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। प्रश्न नंबर 15, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। प्रश्न नंबर 15, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए सही शब्द होगा अपत। ठीक है, अपत, ऑप्शन नंबर डी। बाकी प्रापर्ण का मतलब होता है गिरा हुआ पत्ता। प्रश्न नंबर 16, नयन अभिराम, नयन अभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नयन अभिराम का सही संधि विच्छेद। प्रश्न नंबर 16, ऑप्शन है नयना अभिराम, नयन अभिराम, नय धन अभिराम, नय धन नाभिराम
और ऑप्शन नंबर डी नयना धन भीराम। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा बी नयन धन अभिराम। दीर्घ स्वर्ग संधि है जिसमें समान स्वर के बाद दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ और आ मिलकर बड़ा हो जाएगा, नयन अभिराम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 महेश्वर महेश्वर बराबर महाधन ऐश्वर्य में कौन संधि नियम समाहित है? प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर बताइए। 17 का सही उत्तर होगा डी आ धन अय मिलकर आय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वृद्धि संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का। प्रश्न नंबर 18 प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? प्रतिक्षण प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो प्रति लगा हुआ है, प्रति प्रति जहां पे लग जाए तो यथा प्रति ये सब क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। और प्रति लगा हुआ है तो यानी कि अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर बी 18 का सही उत्तर होगा अव्ययीभाव समास। प्रश्न नंबर 19 परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास होगा? परीक्षा केंद्र में अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष या फिर कोई नहीं। परीक्षा केंद्र को जब तोड़ के लिखेंगे तो इसका मतलब होगा परीक्षा के लिए केंद्र। तो संप्रदान की सही विभक्ति क्या होती है? के लिए। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा सी संप्रदान तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 20 हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? तो इसको स्थायी भाव संज्ञा दी जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा सी। स्थायी भावों की चर्चा की थी भरत मुनि ने, कितने? 8 स्थायी भावों की। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। हास्य रस का स्थायी भाव हास। करुण रस का स्थायी भाव शोक। भयानक रस का स्थायी भाव भय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। तो ये सभी आचार्य भरत मुनि जी के द्वारा 8 स्थायी भावों की चर्चा की गई थी। आठों रस के स्थायी भाव बता दिए। प्रश्न नंबर 21 इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए। ऑप्शन है ए शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति। सी पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति। या फिर डी एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर क्या होगा? पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी 21 का सही उत्तर होगा सी। ठीक है, ये अलंकार का लक्षण नहीं, अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है, बाकी सारे लक्षण हैं। प्रश्न नंबर 22 क्वेश्चन है घर का जोगी जोगड़ा। ऑप्शन है गृहस्थ कभी योगी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी सच्ची साधना गृहस्थ ही करता है। ऑप्शन सी निकटवर्ती व्यक्ति उपेक्षित रहता है। ऑप्शन डी घर में ढोंग नहीं छिप सकता। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा घर का जोगी जोगड़ा का मतलब निकटवर्ती व्यक्ति उपेक्षित रहता है। ये लोकोक्ति है। ठीक है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है निकटवर्ती व्यक्ति उपेक्षित रहता है। अब यहाँ पे गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ते हैं फिर उसका उत्तर देखते हैं। पुराणों में देखा गया है कि तप देवता करते हैं और राक्षस भी, जिस कारण किसी को कुछ भी सिद्धि प्राप्त करनी है तप किए बिना कोई चारा नहीं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तप किए बिना कोई चारा नहीं। इसमें उसकी नियत अगर सात्विक रही तो उसको दुनिया का भला होता है। ठीक है, नियत अगर उसकी सात्विक है तो दुनिया का भला होता है। अगर उसकी नियत बुरी है तो वह दुनिया का नाश कर सकता है।
मनुष्य ने, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे अस्त्र तैयार किए हैं, यह सब मनुष्य की तपस्या का ही फल है। इस आसुरी तपस्या से दुनिया को तो नुकसान होता ही है, लेकिन ऐसी तपस्या करने वाला स्वयं आत्मनाश की तैयारी करता है। तो यहाँ पर अब पढ़ते हैं सवाल, प्रश्न कौन सा 23 नंबर क्या कहता है? कोई चारा नहीं से तात्पर्य है, कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 23 है कोई चारा नहीं का मतलब सिंपल, इसमें कोई चारा नहीं मतलब दूसरा रास्ता ना होना। ठीक है, 23 का सही उत्तर होगा बी। नियत से क्या तात्पर्य है? नियत, प्रश्न नंबर 24, नियत का मतलब इरादा, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 25, सात्विक नियत से क्या होता है? देखिए सात्विक नियत ये बताया था कि अगर नियत सात्विक रही तो दुनिया का भला होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 25 क्या पूछ रहा है? सात्विक नियत, तो इसका उत्तर होगा सी। तो ये हमारे हिंदी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आते हैं जीएस के 25 क्वेश्चन करते हैं। 51, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन सारनाथ, कुशीनगर, बौद्ध गया, पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 51 का सही उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 51, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। 51 का ए। 52, महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? प्रथम पूछ रहा है, महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम प्रथम गुप्त शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 52 का डी। 53, किस वास्तुशिल्पी के संदर्भ में दो गुम्बद प्रमुख विशेषताएं हैं? ठीक है, किस वास्तुशिल्पी के संदर्भ में दो गुम्बद प्रमुख विशेषताएं किस वंश की थी? खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या सैयद वंश? ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर है लोधी वंश। लोधी वंश के संदर्भ में दो गुम्बद प्रमुख उनकी विशेषताएं थी। प्रश्न नंबर 54, निम्न में से कौन सी घटना नहीं हुई? प्रश्न नंबर 54, निम्न में से कौन सी घटना नहीं हुई? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी की हत्या, भारतीय संविधान की स्वीकृति, सी राजगोपालचारी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ऑप्शन डी, भारत ने लंदन ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। तो पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, चौथा गलत है। ठीक है, भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, प्रश्न नंबर 55, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश भारत से निकल रहे हैं? 3 जून 1947, 2 सितंबर 1947, 9 दिसंबर 1946 या 20 फरवरी 1947? ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश भारत से निकलना है? प्रश्न नंबर 55 का सही उत्तर होगा डी, 20 फरवरी 1947। प्रश्न नंबर 56, बनिहाल दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 57, इनमें से कौन सी लैगून झील है? पुष्कर, पेन्योंग, चंदूरी या कयाल झील? इसमें से लैगून झील कौन सी है? खारे पानी की झील होती है, इसमें खारे पानी की झील कौन सी है? कयाल झील केरल वाली। घरों के भीतर वायु प्रदूषण उत्सर्जित होने का प्रमुख कारण क्या है? घरों के भीतर वायु प्रदूषण उत्सर्जित होने का प्रमुख कारण क्या है? प्रश्न नंबर 58, हाइड्रोकार्बन, सही उत्तर होगा हाइड्रोकार्बन, 58 का ए। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से तृतीयक उपभोक्ता कौन सा है? तृतीयक उपभोक्ता बताना है कौन सा है? पिकॉक, टाइगर, फॉक्स या फिर स्नेक, मोर, लोमड़ी, बाघ या फिर सर्प? तृतीयक उपभोक्ता इनमें से कौन सा है? सर्प, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 60, नदी के पानी का प्रदूषित होने के संदर्भ में कौन सी मात्रा उत्तरदायी है? नदी के पानी का प्रदूषित होने के संदर्भ में कौन सी मात्रा उत्तरदायी है? कणों का बहना, नाइट्रोजन का विलयन होना, ऑक्सीजन का विलयन या फिर क्लोरीन का विलयन? प्रश्न नंबर 60 का सही उत्तर है
कड़ों का बहना। प्रश्न नंबर 61, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई, मौलाना अबुल कलाम आजाद, B.R. अम्बेडकर या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, प्रश्न नंबर 61 का सही उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन। प्रश्न नंबर 62, भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं? प्रश्न नंबर 62, मौलिक अधिकार कितने प्रदत्त हैं? 6, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 63, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष। प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते, यानी कि ऑप्शन डी। वयस्कों में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 64, वयस्कों में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अस्थि मज्जा में। प्रश्न नंबर 65, एक मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? एक मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो सही उत्तर क्या होगा? एमाइलेज, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 66, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? प्रश्न नंबर 66, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? सही उत्तर होगा डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 67, एम नेत्रा एक 13 वर्षीय बालिका की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ ने गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में की है। वो किस शहर से है? गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में की है एम नेत्रा की, ये किस शहर से है? प्रश्न नंबर 67 का सही उत्तर है मदुरई से, ऑप्शन ए मदुरई, तमिलनाडु में है। प्रश्न नंबर 68, विकास का LPG मतलब कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? प्रश्न नंबर 68, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी या फिर डॉक्टर अमर्त्य सेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सही उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयुक्त होती है? F2, F12, F5, F8। प्रश्न नंबर 69, F2 जो यूज होती है किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए, ठीक है, फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए। F12 यूज होती है सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। F5 वर्तमान पेज को पुनः लोड मतलब रिफ्रेश करने के लिए। और F8 विंडोज में बूट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सी कुंजी फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयोग होती है? तो नाम बदलने के लिए F2, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 70, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्ति को छुपाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? प्रश्न नंबर 70, Ctrl+5, Ctrl+8, Ctrl+9। सही उत्तर होगा Ctrl+9, पंक्ति को छुपाने के लिए। Ctrl+1 का काम होता है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। Ctrl+5 का स्ट्राइक थ्रू को अप्लाई करने के लिए। और Ctrl+8 का आउटलाइन सिंबल को प्रदर्शित करने या छुपाने के लिए। और Ctrl+9 का MS एक्सेल में पंक्ति को छुपाने के लिए। प्रश्न नंबर 71, 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में, लखनऊ में, मेरठ में या फिर आगरा में? कहाँ हुई थी पेपर मिल की स्थापना? लखनऊ में की गई थी, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 72, उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? ये नरौरा, बुलंदशहर,
1991 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 73, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 73, सही उत्तर होगा झारखंड। बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ये झारखंड राज्य की योजना है। प्रश्न नंबर 74, जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड के एम्बेसडर बनी है। बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी। प्रश्न नंबर 74 का सही उत्तर पीवी सिंधु, बी। प्रश्न नंबर 75, 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग कौन सी है। 60, 62, 63 या 64। प्रश्न नंबर 75 का सही उत्तर होगा 63। तो ये हमारे 25 जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और ये प्रैक्टिस सेट 2 50 क्वेश्चन का जो लिया था कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस सेट 3 कल इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।